बीकॉम पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन प्रथम कंपनी विधि में आज हम प्रविवरण एवं सार्वजनिक प्रस्ताव में पहले प्रविवरण के बारे में पढ़ा था। अब उसी में आगे कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में प्रविवरण से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला है संक्षिप्त प्रविवरण। संक्षिप्त प्रविवरण से तात्पर्य ऐसे विवरण पत्र से है जिसमें प्रविवरण की ऐसी विशेषताएं होती हैं जो सेबी द्वारा विनियम बनाकर निर्धारित की जाएंगी। आवेदन फार्म के साथ संक्षिप्त विवरण किसी भी कंपनी की प्रतिभूति के क्रय के लिए कोई भी आवेदन फार्म तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ संक्षिप्त प्रविवरण नहीं हो। धारा 33(1) अपवाद: यदि कोई आवेदन फार्म की अगर दो दशाएं ऐसी हैं जिनमें अगर वह संक्षिप्त प्रविवरण उपलब्ध नहीं कराएगा तो भी वह क्रय के लिए भर सकता है, आवेदन कर सकता है। पहली परिस्थिति है जब किसी व्यक्ति को अंशों अथवा ऋण पत्रों के अभिगोपन का ठहराव करने हेतु सद्भावनापूर्वक निमंत्रण दिया जा रहा हो। दूसरा, जब वे अंश अथवा ऋण पत्र जनता को प्रस्तावित नहीं किए जा रहे हो। धारा 33 का परंतुक। आवेदन पर प्रविवरण की प्रति: यदि कोई व्यक्ति प्रविवरण की प्रति हेतु आवेदन करता है तो कंपनी को अभिधान सूची तथा प्रस्ताव के बंद होने से पूर्व उसे उसकी प्रति उपलब्ध करानी पड़ेगी। धारा 33(2) दंड: यदि कोई कंपनी इस धारा का पालन नहीं करने में त्रुटि करती है, अर्थात प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रविवरण या प्रविवरण की विशेषताओं युक्त विवरण उपलब्ध नहीं कराती है, तो उस पर 50,000 रुपये प्रति त्रुटि का जुर्माना किया जा सकेगा। धारा 33(3) में। तो ये था संक्षिप्त प्रविवरण। इस पे पूछा जा सकता है, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि संक्षिप्त प्रविवरण क्या है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है माना हुआ प्रविवरण, उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कभी कभी कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन तथा आवंटन करने का ठहराव किसी अन्य कंपनी या फर्म को यानी निर्गम गृह यानी इशूइंग हाउस इस विचार या नियत से करती है कि वह अन्य कंपनी या फर्म उन प्रतिभूतियों को जनता को विक्रय हेतु प्रस्तावित करेगी। इसी क्रम में जब वह अन्य कंपनी या फर्म जिस प्रलेख के माध्यम से उन प्रतिभूतियों के विक्रय हेतु जनता को प्रस्ताव करती है उससे कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण ही माना जाएगा। तो ये माना हुआ प्रविवरण है। धारा 25(1) उस अन्य कंपनी द्वारा जनता को विक्रय हेतु जारी किया गया प्रलेख कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण के समान ही समझा जाता है। तो इसके कुछ परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं, क्यों माना हुआ है ना ये, और ऐसा होता है कि कंपनी द्वारा ही जारी किया हुआ माना जाता है। परिणाम जो है वह है उस प्रलेख पर प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी सभी प्रावधान लागू होते हैं। उस प्रलेख में किसी असत्य कथन या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के विलोप के वही परिणाम होते हैं जो ऐसे प्रविवरण की दशा में होते हैं। तीसरा, ऐसे प्रलेखों को जारी करने वाले व्यक्तियों का प्रतिभूतियों के आवेदकों के प्रति वे ही दायित्व होंगे जो प्रविवरण जारी करने वालों ने प्रतिभूतियों के आवेदकों के प्रति होते हैं। तो माना हुआ है, लेकिन ये तीनों परिस्थितियां उन पर भी लागू होती हैं। 25(1) के अनुसार जनता को प्रस्तावित करने का अभिप्राय नियत: कुछ दशा में किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को भी अन्य कंपनी या फर्म को आवंटित करने या आवंटित करने के ठहराव करने का अभिप्राय उन प्रतिभूतियों को जनता को प्रस्तावित करना ही माना जाएगा यदि अन्यथा सिद्ध नहीं किया गया है। तो वो जो दशा है, कुछ दशाएं वो है, यदि प्रतिभूतियों के आवंटन या आवंटन के ठहराव के 6 माह के भीतर उन प्रतिभूतियों या उनमें से किसी प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव जनता को कर दिया गया है। दूसरा जो है
दूसरी दशा है यदि जिस तिथि को उन प्रतिभूतियों को विक्रय का प्रस्ताव किया गया था उस तिथि को कंपनी को उन प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण प्रतिफल कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है, धारा 25(2) के अनुसार। और इसमें अतिरिक्त विषय वस्तु का प्रविवरण में उल्लेख, ऐसे माने गए प्रविवरण में प्रविवरण की कुछ आवश्यक बातों के अतिरिक्त कुछ और बातों का भी उल्लेख किया जाएगा। उसमें पहली बात है, इस प्रस्ताव से संबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया अथवा किया जाने वाला प्रतिफल की शुद्ध राशि। तो जो कंपनी है वो कितनी शुद्ध राशि प्रतिफल की प्राप्त करेगी, क्योंकि उसको प्रतिफल देना पड़ेगा। दूसरा, वह समय एवं स्थान जहां पर उक्त प्रतिभूतियों के आवंटन या आवंटित करने के अनुबंध का निरीक्षण किया जा सकता है। तीसरा, क्योंकि अब जारीकर्ता कुछ और हो गया ना, तो आवंटन या आवंटित करने के अनुबंध का निरीक्षण कहाँ करेंगे, वह भी देना पड़ेगा। ऐसे प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का नाम प्रविवरण में कंपनी के संचालकों की तरह ही लिखा जाएगा, धारा 25(3)। प्रलेख पर हस्ताक्षर, ऐसे प्रलेख पर ऐसा प्रस्ताव करने वाली कंपनी के कम से कम 2 संचालकों अथवा फर्म के कम से कम आधे साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, धारा 25(4)। फिर है सदस्यों द्वारा अंशों के विक्रय हेतु प्रस्ताव। कभी कभी कंपनी के कुछ सदस्य कंपनी के संचालक मंडल के परामर्श कर कंपनी में अपने द्वारा धारित सभी या कुछ अंश जनता को बेचने का प्रस्ताव करते हैं, किंतु उन्हें भी ऐसा विक्रय हेतु प्रस्ताव निर्धारित की गई रीति के अनुरूप ही करना पड़ता है। धारा 28(1) में ऐसे विक्रय हेतु प्रस्ताव के संबंध में कुछ प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है, विक्रय हेतु प्रस्ताव को प्रविवरण माना जाना। किसी भी प्रलेख जिसके माध्यम से कंपनी के सदस्य जनता को अपने द्वारा धारित अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करते हैं, उसे ही कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण ही माना जाएगा। उसे भी फलतः उस पर भी प्रविवरण संबंधी प्रावधान लागू होंगे तथा उसके भी वैसे ही प्रभाव होंगे जैसे पहली, इसकी विषय वस्तु भी प्रविवरण की विषय वस्तु के समान होगी। दूसरा, इसका पंजीयन एवं निर्गमन भी उसी प्रावधानों के अनुरूप होगा जिनके अनुरूप प्रविवरण का होता है। तीसरा, इसमें वर्णित असत्य भ्रामक कथन या विलोपित तथ्यों को भी वे ही प्रभाव होंगे जो असत्य भ्रामक प्रविवरण के होते हैं। चौथा, इसके आधार पर प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करने वालों को भी वे ही उपचार प्राप्त होंगे जो प्रविवरण के आधार पर आवेदन करने वालों को प्राप्त होते हैं, धारा 28(2) में ऐसा बताया गया है। कुछ बातों का उल्लेख नहीं, सदस्यों द्वारा विक्रय हेतु प्रस्ताव के प्रलेख में कुछ बातों का उल्लेख नहीं करना पड़ता। वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला, न्यूनतम अभिदान के प्रावधानों का। दूसरा, न्यूनतम आवेदन राशि के प्रावधानों का। तीसरा, अप्रयुक्त राशि के संबंध में संचालकों द्वारा प्रविवरण देने संबंधी प्रावधानों का। चौथा, अन्य किसी प्रावधान या सूचना का जिसे प्रस्तावक द्वारा एकत्र या संपादित नहीं की जा सकती। इस हेतु प्रस्ताव को ऐसे प्रावधान का उल्लेख एवं पालन नहीं करने के औचित्य का विवरण देना होगा। फिर तीसरा, सभी कार्यवाहियां करने का कंपनी को प्राधिकार। जिन सदस्यों के द्वारा धारित अंशों के विक्रय का प्रस्ताव किया जा रहा है उन्हें सामूहिक रूप से कंपनी को अधिकृत करना होगा कि वह कंपनी उस विक्रय के प्रस्ताव के संबंध में उनके लिए तथा उनकी ओर से कोई भी कार्यवाही कर सकेगी। इसके अतिरिक्त वे इस बात के लिए भी सहमति देंगे कि इस संबंध में होने वाले सभी व्ययों का कंपनी को पुनर्भरण कर देंगे, धारा 28 के अनुसार। चौथा, व्ययों का भार करने वालों के नाम का प्रकटीकरण। विक्रय हेतु प्रस्ताव के प्रलेख प्रविवरण में उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम कारण सहित उल्लेख किया जाएगा जो उस प्रस्ताव की लागतों व्ययों को वहन करेंगे। तो ये था सदस्यों द्वारा अंशों के विक्रय की जो प्रस्ताव है उसकी सूचना है। फिर है शेल्फ प्रविवरण। किसी वर्ग या कुछ वर्गों की कुछ कंपनियों की सुविधा के लिए कंपनी अधिनियम में शेल्फ प्रविवरण की व्यवस्था की गई है।
सेल्फ प्रविवरण के प्रावधान के कारण उन कंपनियों को प्रतिभूतियों के प्रत्येक निर्गम के लिए प्रविवरण तैयार करना एवं रजिस्ट्रार से पंजीयन नहीं कराना पड़ेगा। इसमें उन कंपनियों के धन एवं समय की बचत होगी। सेल्फ प्रविवरण जो है वह एक विवरण है जो उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियां जिसका उसमें उल्लेख किया गया है कि एक निश्चित अवधि में एक या अधिक निर्गमों के लिए प्रविवरण जारी किए बिना अभिधान हेतु जारी किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सेल्फ प्रविवरण एक प्रविवरण है जो किसी वर्ग की या किन्हीं वर्गों की कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों का जिनका उल्लेख किया गया है कि एक या अधिक निर्गम द्वारा अभिधान प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। सेल्फ प्रविवरण संबंधी प्रावधान। पहला, किसी वर्ग या कुछ वर्गों की कंपनियों द्वारा फाइल करना। सेल्फ प्रविवरण सेबी के विनियमों द्वारा निर्धारित की गई किसी वर्ग की अथवा किन्हीं वर्ग की कंपनियों द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जा सकता है। यह प्रविवरण उसमें वर्णित प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव के समय ही फाइल किया जाता है। दूसरा, वैधता की अवधि। सेल्फ प्रविवरण की वैधता की अवधि उस प्रविवरण के अधीन प्रतिभूतियों के प्रथम निर्गम की तिथि से 1 वर्ष तक की होगी। वैधता अवधि में दोबारा नहीं। जो कंपनी संस्था रजिस्ट्रार को सेल्फ प्रविवरण प्रस्तुत कर देगी उसे उसकी वैधता अवधि में प्रतिभूतियों के प्रत्येक निर्गम के लिए दोबारा फाइल नहीं करना पड़ेगा प्रविवरण को। फिर सूचना विवरण पत्र फाइल करना। जो कंपनी सेल्फ प्रविवरण प्रस्तुत करेगी उसे एक सूचना स्मरण पत्र या विवरण पत्र भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने पड़ेगा। और फिर सूचना विवरण पत्र को फाइल करने का समय, सूचना विवरण पत्र सेल्फ प्रविवरण के अधीन प्रतिभूतियों के द्वितीय निर्गमन या पश्चातवर्ती निर्गमन से पूर्व निर्धारित किए गए समय में फाइल किया जा सकेगा। और परिवर्तन करने से पूर्व प्रतिभूतियों के लिए प्राप्त आवेदन कभी कभी कंपनी द्वारा सूचना विवरण पत्र में परिवर्तन करने से पूर्व ही प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु आवेदन अभिधान राशि के साथ प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में उन आवेदकों को परिवर्तनों की सूचना देनी होगी। ऐसे में यदि वे आवेदक अपने आवेदक को वापस लेने के इच्छुक हो तो कंपनी प्राप्त की गई अभिधान राशि में से 15 दिनों के भीतर वापस लौटाएगी। सेल्फ प्रविवरण एवं सूचना विवरण पत्र प्रविवरण माना जाना। सूचना विवरण पत्र प्रतिभूतियों के प्रत्येक प्रस्ताव के समय फाइल किया जाता है। यह विवरण पत्र तथा सेल्फ प्रविवरण दोनों ही प्रविवरण के समान माने जाते हैं। फिर है मायावी प्रविवरण। पिछले मायावी प्रविवरण से तात्पर्य किसी ऐसे प्रविवरण से है जिसे उसमें उल्लेखित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता है। फिर है प्रविवरण निर्माण का स्वर्णिम नियम। प्रविवरण एक महत्वपूर्ण प्रलेख सार्वजनिक प्रलेख है। इसके आधार पर ही जनता कंपनी के अंशों में ऋण पत्रों के क्रय का अनुबंध करती है। वास्तव में यह कंपनी और उसके सदस्यों तथा ऋण पात्र धारियों के बीच अनुबंध का आधार होता है। इसमें वर्णित बातों और तथ्यों पर विश्वास करके ही जनता कंपनी के अंशों में ऋण पत्रों के क्रय के लिए प्रेरित होती है। अतः इसमें किसी प्रकार की भूल अथवा असत्य कथन नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसमें किसी बात को छिपाने का प्रयास भी नहीं होना चाहिए। तो यह है। फिर है प्रविवरण में मिथ्या कथन या असत्य कथन। मिथ्या कथन या असत्य कथन से तात्पर्य किसी ऐसे कथन या विवरण से है जो प्रविवरण में सम्मिलित किए गए रूप संदर्भ में भ्रामक या गुमराह करने वाला है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रविवरण में असत्य कथन तब भी माना जाएगा या उसे तब भी भ्रामक कहा जाएगा यदि प्रविवरण में ऐसे किसी विवरण का कथन या तथ्य को सम्मिलित नहीं किया गया है, अर्थात विलोपित कर दिया गया है, जिसे सम्मिलित करना आवश्यक होता है। संक्षेप में कोई भी प्रविवरण भ्रामक या मिथ्या कथन असत्य युक्त 2 दशाओं में माना जाएगा। यदि
उस प्रविवरण में सम्मिलित किया गया विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित किए गए संदर्भ या स्वरूप में वह भ्रमित या गुमराह करने वाला है। दूसरा, यदि कोई विवरण या कथन प्रविवरण में सम्मिलित होने से छूट जाने के कारण उसे भ्रमित या गुमराह करने वाला समझा जाता है। तो ये दो हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि जब जनता को भ्रम में डालने के उद्देश्य से प्रविवरण के किसी तथ्य को असत्य रूप से प्रकट किया जाता है अथवा किसी सत्य को छिपाया जाता है तो वह असत्य कथन कहलाता है। तो ये था असत्य कथन।